ये पॉलिटी का लेक्चर 10 होगा और हम पिछले साल उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा जो प्री के अंदर पॉलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे हैं उनको डिस्कस कर रहे हैं। पिछले लेक्चर में मैंने गलती से यहाँ पर 8 लिख दिया था, लेकिन वो एक्चुअली वो लेक्चर जो था वो 9 लेक्चर था, तो मैंने यहाँ पर गलती से 8 लिख दिया था। एक सेकेंड, तो यहाँ पर मैंने गलती से 8 लिख दिया था, लेकिन वो एक्चुअल में लेक्चर 9 था। तो ये जो है मैंने अभी इसको ठीक देखा, तो ये जो आप यहाँ पर देख रहे हो पीछे जो 8 लिखा हुआ था वो गलत था। मैंने उसमें पार्ट वो 9 था, लेकिन मैंने पार्ट लिख दिया था, उसमें पार्ट 8 लिख दिया था। तो ये पार्ट 8 नहीं था, वो पार्ट 9 था। और पार्ट 9 का मतलब ये वाला जो पार्ट है, और इसके मैंने ये क्वेश्चन आपको कराए थे। सारे क्वेश्चन आप देख लो, उसके बाद में हम और ये सारे क्वेश्चन कराए थे मैंने पार्ट 9 के अंदर। और आज का जो हमारा लेक्चर है वो पार्ट 10 का है, ठीक है। तो ये हमारा पार्ट 10 है। अब हम यहाँ पर पिछले साल के क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दोनों में है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में, तो दोनों टाइप के हिंदी और इंग्लिश दोनों टाइप के विद्यार्थी जो है क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। हिंदी वाले इधर सॉल्व करेंगे और इंग्लिश वाले इधर सॉल्व करेंगे। मैं हिंदी और मतलब एक्सप्लेन करता हूँ कि क्वेश्चन में क्या कह रहा है वो, कि दोनों को समझ में आ जाए। अब बात करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन की, कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द बेसिक फीचर ऑफ द प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो देखिए, आपको पहले दो टाइप की, अगर मॉडर्न गवर्नमेंट पूरे वर्ल्ड में आपको दो टाइप की गवर्नमेंट मिलेगी। एक तो मिलेगी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, और दूसरी मिलती है प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पूरे वर्ल्ड के अंदर, ठीक है। मोस्ट ऑफ यही दो ही टाइप की गवर्नमेंट है, अगर मतलब यही दो ही टाइप की गवर्नमेंट, कुछ कंट्री को छोड़ दिया जाए तो इसके फीचर जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के पहले फीचर देख लो। तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के फीचर क्या होते हैं कि इसके अंदर पहला फीचर इसका ये होता है कि इसमें दो हेड होते हैं, ठीक है। इसका जो फीचर होता है इसमें दो हेड होते हैं। जैसा दो हेड का मतलब हम आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ पर प्रेसिडेंट और पीएम प्राइम मिनिस्टर है। ये प्रेसिडेंट ये जो प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट के केवल नॉमिनल हेड होता है। सॉरी मैंने गलत लिख दिया, कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी पर चला गया है। तो इंडियन जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है उसके दो हेड होते हैं। एक हेड प्रेसिडेंट है और दूसरा पीएम है। ये जो प्रेसिडेंट होता है ये रियल हेड नहीं होता है, इट इज द नॉमिनल हेड, बस नाम मात्र के लिए। पीएम इज द रियल हेड ऑफ द स्टेट। तो मतलब रियल हेड ऑफ द स्टेट का मतलब ये होता है कि असली पावर इन्हीं के पास होती है। अगर पूछा जाए कि हु इज द हेड ऑफ द स्टेट, हेड ऑफ द स्टेट इज द प्रेसिडेंट, ठीक है। तो ये पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के फीचर है कि इसमें दो हेड होते हैं, एक तो नॉमिनल होता है और एक और रियल होता है। जो रियल पावर इसके बीच में होती है, तो रियल पावर किसके हाथ में होती है? प्राइम मिनिस्टर के हाथ में। लेकिन नॉमिनल पावर किसके हाथ में होती है? जिसके नाम पे ये सारे काम किए जाते हैं, प्रेसिडेंट के नाम पर। एक तो इसमें ये, और दूसरा जो मेजोरिटी पार्टी रूल। अगर मान लो जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का एक फीचर ये है कि क्योंकि यहाँ पर जिसके पास सबसे ज्यादा मतलब कोई पॉलिटिकल पार्टी उसने सबसे ज्यादा वोट जीते हैं तो उसी की सरकार बनती है। तो मेजोरिटी पार्टी रूल होता है यहाँ पर, ठीक है। जैसे अभी बीजेपी कह रही है कि 400 सीट लाएंगे, तो अगर ये 400 सीट ले आते हैं तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? लोकसभा में जो है इनकी मेजोरिटी आ जाएगी और फिर ये सरकार फॉर्म कर सकते हैं। ये कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी जो है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का बेड रॉक प्रिंसिपल, मतलब इसके बिना पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बनती नहीं है। सॉरी। अब देखो होता क्या है कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी। कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब ये होता है कि अगर मान लो इसके अंदर ये होता है कि जो एग्जीक्यूटिव होती है और जो लेजिस्लेटिव होती है, दो बॉडी होगी। तो ये जो एग्जीक्यूटिव वाले होते हैं ये लेजिस्लेटिव से ही निकल कर आते हैं। मतलब जैसे कि अब जहाँ हमारे पास पार्लियामेंट के अंदर लोकसभा है, तो लोकसभा के अंदर अब इलेक्शन होंगे तो यहाँ पर मेंबर कुछ इलेक्ट होकर बैठेंगे, ठीक है। तो जो भी पार्टी लोकसभा के अंदर सबसे ज्यादा सीट सिक्योर करेगी तो उनकी क्या होगी?
उनकी सरकार बनेगी। सरकार बनने का मतलब ये है कि ये बहुत जरूरी है कि वो क्या काम करेंगे, जब लॉ बनाएंगे, मान लो कोई लॉ बना रहे हैं, जीएसटी का सपोज कोई लॉ बना रहे हैं, उसको मेजोरिटी से पास करना है, तो इनकी ज्यादा चलेगी, क्योंकि जब भी वोटिंग होती है मेजोरिटी वालों का सुना जाता है कि भाई चलो कौन कौन अपने पक्ष में वोट दे रहा है, कौन कौन इसके पक्ष विपक्ष में वोट दे रहा है। तो जब ये कोई जैसे जीएसटी लॉ बना दिया इन्होंने लेजिस्लेटिव के अंदर, फिर क्या काम करेंगे, अब लॉ बन गया तो फिर क्या काम करेंगे, मतलब लॉ बन गया तो फिर ये एग्जीक्यूटिव वाले जो लोकसभा से निकल कर आए, ये भी लेजिस्लेटिव वाले भी लोकसभा में बैठते हैं, ये भी लोकसभा में बैठते हैं, लेकिन ये पॉलिसी जो लेजिस्लेटिव वाले इन्होंने पॉलिसी बना दी, अब ये पॉलिसी बन गई तो एग्जीक्यूटिव वाले उसको इंप्लीमेंट करेंगे, मतलब जीएसटी लॉ बना दिया तो एग्जीक्यूटिव वाले जो है उसको इंप्लीमेंट करेंगे। तो ये जो है बेडरॉक प्रिंसिपल, दोनों इंटरडिपेंडेंट्स होते हैं एक दूसरे पर, ठीक है, अपनी पॉलिसी बनाने के लिए और उस पॉलिसी को इंप्लीमेंट करने के लिए। तो ये बेडरॉक प्रिंसिपल है। लेकिन प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का एक सबसे अच्छा प्रिंसिपल, मतलब सबसे, उसके अंदर जो प्रेसिडेंट जो होता है, उसकी जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल होती है और जो लेजिस्लेटिव होती है, उन दोनों में कोई सेपरेट, मतलब कोई भी इंटरडिपेंडेंसी होती नहीं, कंप्लीट सेपरेशन होता है, ठीक है, ये बहुत जरूरी है, इसका मतलब इसमें कंप्लीट सेपरेशन। तो एक दूसरे से कंप्लीट सेपरेट होते हैं, कोई एक दूसरे से इंटरडिपेंडेंसी नहीं होती है। प्रेसिडेंट अपनी एग्जीक्यूटिव काउंसिल के साथ आराम के साथ कोई भी काम कर सकता है, उसको कोई जवाब नहीं देना पड़ता है, जो नीचे वाली जो लॉ मेकिंग बॉडी होती है उसको कोई जवाब नहीं देना पड़ता है। लेकिन ये जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है, अगर कोई भी मिनिस्टर गलत करेगा तो उसको लोकसभा में जवाब देना पड़ेगा, आप समझ गए। तो ये जो है कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब ये होता है। और एक और बात, अगर मान लो इनकी इनकी मान लो कि जैसे बीजेपी वाले हैं, इन्होंने अपनी मेजोरिटी खो दी लोकसभा के अंदर, जो सरकार बनाने के लिए एक मेजोरिटी होती है, तो फिर इनकी सरकार गिर जाएगी। तो कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब कि भैया अगर मेजोरिटी इन्होंने खो दी तो इनकी सरकार भी चली जाएगी। तो ऐसा नहीं कि जो मिनिस्टर, चलो तुम पावर में रहोगे, तुम नहीं रहोगे, सार सबको हटा दिया जाएगा, ठीक है। तब यहाँ पर हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो इसके प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का एक क्वेश्चन क्या होता है कि इसमें मैंने आपको बताया था कि प्रेसिडेंट होता है, प्रेसिडेंट की एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल होती है प्रेसिडेंट की, और ये एग्जीक्यूटिव काउंसिल में ज्यादा लोग नहीं होते, और ये जो इसकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, इसमें ज्यादा लोग नहीं होंगे, इनका इलेक्शन भी नहीं होता है, ठीक है। जैसे कि हमारे यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर की एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, उसमें राजनाथ सिंह जी हो गए, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, ये सारे हो गए। तो ये सब कहाँ से आते हैं, ये पहले पार्लियामेंट से मेंबर बनेंगे, उसके बाद में यहाँ पर ये बैठेंगे, और ये फिर जो है प्राइम मिनिस्टर कुछ गिने चुने लोगों को अपनी एग्जीक्यूटिव काउंसिल का मेंबर बनाएगा, और ये बहुत बड़ी होती है। तो यहाँ पर ये इसका जो सही आंसर है वो है सिंगल एग्जीक्यूटिव, ठीक है। तो एकल कार्यकारी, ये हिंदी में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बी ऑप्शन इसका, ये मैंने यहाँ पर फीचर दे दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट, द मेन फीचर ऑफ द प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज। तो जैसे मैंने कहा, मेन फीचर इसका प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का ये होता है कि जो एग्जीक्यूटिव होती है, ठीक है, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव दोनों अलग अलग होते हैं। तो पहला वाला ऑप्शन पढ़ते हैं, हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव इज द प्रेसिडेंट। जो एग्जीक्यूटिव का हेड होता है वो कौन होता है, प्रेसिडेंट होता है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की, ये सही बात है। प्रेसिडेंट अपॉइंट हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, प्रेसिडेंट जो होता है अपनी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को अपॉइंट करता है, ये सही बात है। और प्रेसिडेंट कैन नॉट डिसॉल्व द लेजिस्लेचर, ये भी सही बात है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के अंदर जो प्रेसिडेंट होता है, जैसे अमेरिका का सबसे अच्छा एग्जांपल, अमेरिका का जो प्रेसिडेंट है इस टाइम, बाइडेन, तो वो वहाँ की जो कांग्रेस है, वहाँ की जो लॉ मेकिंग बॉडी है कांग्रेस, उसको डिसॉल्व नहीं कर सकता, उसके हाथ में पावर नहीं है। और जो प्रेसिडेंट है वहाँ का, उस प्रेसिडेंट के पास जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल का मतलब जो भी उसका एक्सटर्नल अफेयर, मतलब जो भी काम देखना होता है, तो वो कोई कांग्रेस, मतलब वहाँ की जो लॉ मेकिंग बॉडी उसके मेंबर नहीं है। ये तो किसी को भी अपने अपने जो चाचा के लड़के उसको भी बना देगा कि भाई ठीक है आ जाते हैं, वो काम दे देते हैं हम अपनी जो हमारी काउंसिल है। तो ये क्या काम करते हैं, जब भी प्रेसिडेंट वहां बनता है तो वो क्या काम करेगा, अपनी वाइफ को बना देगा कुछ, अपनी बेटी को, अपने दामाद को बना देगा, अपने सभी पर्सनल लोगों को ये बनाते हैं। तो इसमें करप्शन होने के चांस ज्यादा रहते हैं, ये इतनी अच्छी बॉडी नहीं है, इसमें पावर कॉन्सेंट्रेशन एक ही बंदे के हाथ में होती है। तो एग्जीक्यूटिव काउंसिल ये जो है, इसके सभी ऑप्शन ठीक है, ए भी ठीक है, बी भी ठीक है, सी भी ठीक है, इसका हो जाएगा ऑल ऑफ उपरोक्त सभी, हिंदी में डी और इंग्लिश में भी डी। नेक्स्ट, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन विच कंट्री। तो देखिए, ये जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, इसको ब्रिटेन में इंट्रोड्यूस किया था, इसको बेस्ट मिनिस्टर मॉडल भी बोला जाता है। तो ग्रेट ब्रिटेन में इसको ये जो है इंट्रोड्यूस किया था, इसी से बनी है ये इंडिया के अंदर भी, क्योंकि ब्रिटिश के लोग
200 सालों तक यहाँ पर राज किया है, तो उसकी देखा देख इंडिया के लोग भी समझ गए थे कि भैया जब पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ कैसे गवर्नमेंट काम करती है, तो इसीलिए उन्होंने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को चुना जब कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे, बजाय उसके कि प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के अंदर पावर एक बंदे के हाथ में ज्यादा होती है, उससे करप्शन होने के चांस ज्यादा होते हैं। जैसा कि अभी भी हमारे यहाँ पर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के अंदर आपने देखा होगा, बहुत सारे मिनिस्टर ने, बहुत सारे मतलब सिटिंग चीफ मिनिस्टर जिन पर इतने एलिगेशन लगे हुए हैं और बाहर की फंडिंग के लगे हुए हैं, कभी बहुत सारी पॉलिसी बनाते हैं वो, तो जिन मतलब करप्शन के आरोप है, लेकिन इनके पावर जो है वो डिस्ट्रीब्यूट है। मतलब अगर किसी ने करप्शन किया है तो फिर जाकर उनको कान पकड़ सकते हैं उनके कि भाई यहाँ पे करप्शन क्यों किया है, फिर उनको वही जेल में ठोको, तो जो भी पनिशमेंट देना है वो दी जाती है। हालांकि वो अलग बात है कि ऐसा मगरमच्छ के आंसू रोते हैं जनता से सहानुभूति बटोरने के लिए कि देखिए देखो हमने करप्शन नहीं करा, ये नहीं करा, लेकिन डेमोक्रेसी के अंदर जनता समझती है कि इन्होंने करप्शन किया है, ये सब इनकी नौटंकी है, इनको जो सजा मिलनी चाहिए वो मिलनी चाहिए। करप्शन से कोई किसी की कोई रिश्तेदारी नहीं होनी चाहिए, अगर किसी ने किया है तो उसको सजा मिलनी चाहिए बराबर, चाहे कोई पीएम हो, सीएम हो, या फिर कोई एमपी हो, एमएलए हो, या कोई ब्यूरोक्रेट हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज, देखिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है ना तो पूरी तरह से रिजिड है ना पूरी तरह से फ्लेक्सिबल है, कि ऐसे नहीं कि एरा गैरा नत्थु खैरा जब देखो उसमें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट कर दो, उसमें प्रोसीजर दे रखा है। आर्टिकल 368 के अंदर कौन अपने कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन वो ऐसा कहलाया जाता है कि पार्टली रिजिड और पार्टली फ्लेक्सिबल, मतलब आधा रिजिड है। कुछ कॉन्स्टिट्यूशन को आप जो है बहुत मुश्किल होता है कि जैसे पार्लियामेंट की स्पेशल मेजोरिटी की जरूरत होती है, ठीक है, पार्लियामेंट की फिर अप्रूवल की जरूरत होती है, जो स्टेट होते हैं 50% से ज्यादा, मतलब आधे से ज्यादा स्टेट जो है उसको अप्रूव करेंगे कोई भी काम होगा। जब भी फेडरल से रिलेटेड कोई चीजें आती हैं, मान लो कि इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट आ गया, ये फेडरल से रिलेटेड है, या डिवीजन ऑफ द पावर आ गया, तो इसको अगर चेंज करना है, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन को मान लो चेंज करना है, चेंज करने का मतलब ये है कि भाई इसमें से जो है राज्यसभा को हटा दो, राज्यसभा इसमें वोट नहीं देगी, तो फिर ये तो इसमें फेडरल जो यूनिट होती है उनको नुकसान हो रहा है, तो इसको हटाने के लिए उनसे परमिशन लेनी पड़ेगी। 50% से ज्यादा स्टेट से परमिशन लेने की पड़ेगी, भैया हम देखो ऐसा कम्युनिक करने के लिए जाना, आप इसको अप्रूव कर दो। तो हमारा इसलिए जो कॉन्स्टिट्यूशन कुछ फेडरल है और सॉरी कुछ जो रिजिड है और कुछ जो है पार्टली फ्लेक्सिबल है, तो ये दोनों एक टाइप का मिक्सचर है, तो इसका जो आंसर है वो डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which one of the following differentiate the Indian parliamentary system ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम। तो देखिए मैं यहाँ पर जरा एक उसके बारे में बताता हूँ। ब्रिटेन का पार्लियामेंट्री सिस्टम और इंडिया के पार्लियामेंट्री सिस्टम में एक डिफरेंस है, वो डिफरेंस है वहां की जुडिशरी में। इंडिया के अंदर जो हमारी पार्लियामेंट है, जुडिशरी है, वो बहुत पावरफुल है, मतलब पूरे वर्ल्ड में 2-3 जुडिशरी जो सुप्रीम कोर्ट है वहां की जुडिशरी बॉडी है वो बहुत मजबूत है, एक तो अमेरिका की और एक इंडिया की। हालांकि इंडिया की जो जुडिशरी है उस पर करप्शन के, मतलब करप्शन के तो नहीं, करप्शन ही बोलेंगे, पावर का मिसयूज होता है, क्योंकि वहां पर कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है। दादा के, फूफा के, चाचा के, सभी के लोगों को मतलब उसमें जज बना के रखते हैं, किसी मतलब ये नहीं पता होता किसको बना रहा है, क्यों बना रहे हैं, बस एक फाइल भेजते हैं प्रेसिडेंट के पास कि भैया बनाओ इनको जज, तो इनको सुप्रीम कोर्ट का जज, मतलब वही उनका रिलेशन में चलता रहता है। ये ब्लड रिलेशन देखोगे, उनका खून निकाल कर देखोगे तो सबका डीएनए एक ही जैसा मिलेगा, तो मतलब वो चलता रहता है, तो कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है। मतलब सरकार सरकार अपनी उसमें टांग अड़ाना चाहती है, सरकार चाहती है सुप्रीम कोर्ट को अपना कब्जा कर ले, सुप्रीम कोर्ट चाहते हैं हमारे कब्जा रहे, लेकिन कोई दोनों में से ये नहीं चाहता कि जनता का कब्जा रहे। देखिए जनता का कब्जा होने का मतलब ये कि ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, लोगों के सामने पता होना चाहिए कि किस जज को क्यों अपॉइंट किया जा रहा है, क्या है। जैसे पॉलिटिकल पार्टी में आपने देखा होगा कि मतलब मोस्ट क्रिमिनल, मतलब कि वो टेररिस्ट ही है एक टाइप के, ऐसे उसके अंदर घुसे हैं पॉलिटिक्स के अंदर, मतलब सारे रेप, डकैती, मर्डर सब घुसे हुए हैं, लेकिन तब भी जनता उनको इलेक्ट करके भेजती है। तो ये जनता की गलती है, समझ गए। तो आज जो जो हमारी जो जुडिशरी में ट्रांसपेरेंसी नहीं है, तो उसमें किसकी गलती है, जनता की गलती है। जनता नहीं चाह रही कि जुडिशरी में ट्रांसपेरेंसी आए, उसमें उनके जो जो केस हैं वो दो मतलब 70-70 साल तक चलते रहते हैं, एक पीढ़ी खत्म हो जाती तब भी केस का जजमेंट नहीं आता, तो वो जनता की गलती है। जनता चाहती नहीं है कि ट्रांसपेरेंसी हो। हमारी जो इंडियन सोसाइटी वो करप्ट सोसाइटी है, वो चाहती नहीं है कि करप्शन हटे यहाँ से। अगर करप्शन हटेगी, अभी देखो क्या हुआ, डिमोनेटाइजेशन हुआ, लोगों की कमर तोड़ दी, कुछ लग के यार हमारा तो बिजनेस ही बंद हो गया, जिनका 2 नंबर से चल रहा था उनका बंद ही हो गया है, आप समझ रहे हो। तो इसलिए जनता भी नहीं चाहती कि यार 2 नंबर का चल रहा है चलने दो।
इंडिया के अंदर ब्लैक मनी इधर से उधर इधर बहुत काला पैसा होता है, मतलब 2 नंबर का पैसा आता है और खूब वाइट होता है। तो वो लोग चाहेंगे क्या? नहीं चाहेंगे। मतलब उन्होंने मान लो कि 100 करोड़ आए उनके पास और 10 करोड़ उन्होंने 900 करोड़ ऊपर भेज दिया, 10 करोड़ अपने पास रख लिए, बाकी किसी को 10-10 हजार रुपए भी दे दे, भाई नहीं नहीं तुमको वोट नहीं देना है सरकार को, फलाने का बस हो गया। नहीं देंगे वोट वो। अगर कोई सरकार आ भी रही है कि ट्रांसपेरेंसी लाएंगे, फलाना लाएंगे, ढिमकाना लाएंगे, नहीं लाएंगे उसको पावर में। तो ये लोग भी नहीं चाहते हैं यहाँ पर। सबसे बड़ी अब देखो हम लोग बहुत मतलब ऐसे स्टेट मतलब क्रिमिनल घुसे हुए एमपी एमएलए, तब भी उनको लोकसभा में देते हैं। उनको लोगों से ये पूछा जाए, यही लोग इनकी मतलब औरतों का, इनकी चाहे वो माएँ हों या बहनें हों या कोई भी हो, उनका रेप करेंगे, डकैती, इन्हीं की प्रॉपर्टी अपने नाम करा लेंगे, क्यों भेज रहे हो फिर? किसकी प्रॉपर्टी? आपको दिखाई तो दे रहा, भगवान ने माथे में 2 आंख तो दी है, आपको दिमाग दिया है? नहीं। आपको वोट डालने का अधिकार 18 साल के हो गए तब भी भेजेंगे इन लोगों को पॉलिटिक्स में। तो भैया जब वो, मैं एक बात बता देता हूँ आपको, किसी को भी नहीं चुनना है तो एक उसके अंदर नोटा का ऑप्शन होता है। जब आप वोट डाल दो तो आप उसको डाल दो वोट। देखिए ये अभी इसको कंसीडर नहीं किया जाता, उसका एक रीजन ये है, मान लो कि क्योंकि अगर मोस्ट ऑफ लोग नोटा को ऑप्शन चूज करें, आप वोट डालना जाओ नोटा पर दबाओ, अगर आपको किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को मान लो कि ये भी क्रिमिनल है, ये भी क्रिमिनल है, मोस्ट वांटेड क्रिमिनल है, मत दो वोट। नोटा में एक ऑप्शन होता है, वहां पर नन ऑफ अवर का ऑप्शन होता है, मत दो इनको, किसी को भी वो नोटा पर जाकर दबाओ आप। तो नोटा की परसेंटेज को बढ़ाओ आप। मतलब इतनी परसेंटेज बढ़ा दो, इतनी परसेंटेज बढ़ा दो कि लोगों को, सुप्रीम कोर्ट को, पार्लियामेंट को सोचना मजबूर करे कि भाई इन लोगों को हटाओ, ये क्रिमिनल है। बाकी में लोग इनसे खुश नहीं, चाहे वो बीजेपी का हो या किसी भी समाजवादी पार्टी का हो या फिर कांग्रेस का, किसी का भी, नोटा पर दबाओ बटन डालकर। तो लोग अब लोगों को पता भी नहीं है नोटा वोटा, मुझे लगता है शायद किसी को पता होगा ये नोटा का, पता भी नहीं है ये। और लोग, सरकार जो है, मतलब मुझे नहीं लगता है कि इलेक्शन कमीशन वगैरह ये सब बोलते हैं कि भाई आपको 2 पसंद नहीं आ रहा है, आप वोट डालने जा रहे हो तो बस या तो इस क्रिमिनल को दोगे या इस क्रिमिनल को दोगे, क्रिमिनल को ही। अब ये भी वही काम करेगा जो ये करेगा, भले से अलग अलग पार्टी के, ये भी चोरी डकैती रेप करेगा, ये भी चोरी डकैती आर्म्स की स्मगलिंग करेगा। तो यही होगा। जनता को मजबूर है, जो वोट डालने जाते हैं तो उनको पता भी नहीं होता नोटा क्या होता है। तो हाँ, हमारा ये था। तो मैं बात कर रहा था जुडिशरी के बारे में। तो पार्लियामेंट, वहाँ की जो ब्रिटेन की जो जुडिशरी है, वो इतनी पावरफुल है, इतनी पावरफुल है, ओ सॉरी, वहाँ की जो पार्लियामेंट है, जो ब्रिटेन की पार्लियामेंट ही इतनी पावरफुल है। ऐसा बोला जाता है कि ब्रिटेन की पार्लियामेंट वर्ल्ड में सबसे पावरफुल है। मतलब वो जेंडर चेंज नहीं कर सकते, सब कुछ चेंज कर सकते हैं, इतनी पावरफुल। आप समझ गए ना? लड़की को लड़का और लड़के को लड़का नहीं बना सकते, अदरवाइज वो इतनी वहाँ की इतनी पार्लियामेंट इतनी पावरफुल है ब्रिटेन की कि वो सब कुछ चेंज कर सकते हैं। लेकिन जुडिशरी बड़ी कमजोर है। समझ गया? पार्लियामेंट बहुत स्ट्रांग है लेकिन जुडिशरी बहुत, इंडिया के अंदर हमारे यहाँ पर ऐसा नहीं है। तो वहां पर जुडिशरी वाला जो इसका जो सही आंसर है वो बी है। यही फर्क है, वहाँ की हमारे यहाँ पर जुडिशरी मजबूत है, वहाँ की जुडिशरी बहुत कमजोर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन है, ये असर्शन रीजनिंग वाले क्वेश्चन है, तो अब जिनको पता होगा, डेप्थ में एनालिसिस पता होगा, नॉलेज होगी, वही कर पाएंगे। पहला असर्शन होती है और फिर नीचे रीजन दिया जाता है, तो ये बताना होता है क्या असर्शन को रीजन एक्सप्लेन कर रहा है या नहीं कर रहा है। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स अ फेडरल सिस्टम, हमारे यहाँ पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर फेडरल सिस्टम प्रोवाइड किया गया है, ये सही बात है। इट हैज क्रिएटेड अ स्ट्रॉन्ग सेंटर। इंडिया के अंदर जो, अगर आप देखो, जो पावर जो है वो सबसे ज्यादा पावर, जैसे फेडरल सिस्टम में होता ही है कि जो स्टेट होते हैं, स्टेट को अपने दायरे में पूरा काम करने का, और जो यूनियन होती है उसको अपने दायरे में पूरा काम होता है, काम मतलब पूरा लॉ बनाना जो भी कुछ होता है। लेकिन इंडिया के अंदर ऐसा नहीं है। इंडिया का जो फेडरल सिस्टम है क्वाजी फेडरल है। केसी वेयर ने बोला था, केसी वेयर ने ये भी बोला था कि इंडिया का जो क्वाजी फेडरल है, क्वाजी फेडरल का मतलब ना तो फेडरल है ना ही यूनिटरी, दोनों का मिक्सचर है। तो इंडिया का जो सिस्टम है, कॉन्स्टिट्यूशन, दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है अपनी अपनी जगह, लेकिन जो मोस्ट जो पावर है वो सबसे ज्यादा उसको दी गई है सेंटर को, स्टेट को कमजोर रखा गया है। क्योंकि ये हमारा जो मॉडल है वो कमिंग टुगेदर वाला मॉडल नहीं है। तो इसलिए बोला जाता है इंडस्ट्रिगेबल यूनियन ऑफ डस्टिगेबल स्टेट। तो अब यहाँ पर जो है ये बताना है कि, अब ये बताना है कि क्या इट हैज क्रिएटेड अ स्ट्रॉन्ग सेंटर। देखिए, अगर स्ट्रॉन्ग सेंटर आपने क्रिएट कर दिया तो फिर वो फेडरलिज्म नहीं जाए, वो यूनिटरी सिस्टम हो गया है। तो मतलब दोनों स्टेटमेंट अपने अपने दायरे में ठीक है, लेकिन आर ए को करेक्ट एक्सप्लेन नहीं करता। अगर यहाँ पर लिखा होता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड फॉर अ यूनिटरी सिस्टम, इट हैज क्रिएटेड अ वेरी स्ट्रॉन्ग सेंटर, तब तो ठीक था। लेकिन यहाँ पर फेडरल का मतलब ये होता है कि, फेडरल का मतलब ये नहीं होता है कि स्ट्रॉन्ग सेंटर बनाओ, फेडरल का मतलब ये होता है कि पावर सेंटर और स्टेट के अंदर बराबर बराबर बांट दो। तो ये जो है स्टेटमेंट यहाँ पर 20 का आंसर है कि यहाँ पर जो है ये कि आर जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है उसकी।
मतलब ये एक्सप्लेन नहीं करा, दोनों दोनों अपने स्टेटमेंट अपने अपने दायरे में ठीक है। ये काफी, ये जो लेक्चर है ये इतने इंपॉर्टेंट लेक्चर है, जिसको अंदर की समझ होगी वो तो कर पाएगा, नहीं कर पाएगा तो फिर वो मतलब रटने वाले नहीं। ये क्वेश्चन काफी बार पूछे गए, बहुत मुश्किल क्वेश्चन है ये अपने आप में, कि पीसीएस में आईएएस में क्वेश्चन पूछे जाते हैं ऐसे। ये यूपीएससी का क्वेश्चन होता है, पेपर होता है, वो क्वेश्चन पूछता है ऐसे। लेकिन ये यूपीएससी वाले भी तो उसी को फॉलो करते हैं, उसी के क्वेश्चन उठा कर रखते हैं, ये आपस में इंटरचेंज करते रहते हैं एक दूसरे के क्वेश्चन, मतलब इंटरचेंज नहीं करते लेकिन रिपीट जो होते हैं उन्हीं को उठा कर देते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फेडरल फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? तो फेडरल फीचर का देखिए, सिंगल सिटीजन होना, सिंगल सिटीजनशिप, सिंगल ये सिंगल सिटीजनशिप, सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन और इंटीग्रेटेड जुडिशरी, सब ये यूनिटरी सिस्टम के फीचर है, फेडरल सिस्टम के फीचर नहीं है। तो फेडरल सिस्टम का फीचर क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन रिटर्न होगा, ये भी है। पावर का डिस्ट्रीब्यूशन होता है सेंटर और स्टेट के बीच में, इंडिपेंडेंट जुडिशरी होती है। लेकिन सिंगल सिटीजनशिप, इंटीग्रेटेड जुडिशरी मतलब एक ही जुडिशरी, ये सब यूनिटरी सिस्टम के जो है मतलब फीचर है। तो हमारे यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा इसका, वो आंसर हो जाएगा सिंगल सिटीजनशिप। तो ये इसका जो आंसर है, पॉलिटी की भी सीरीज ले आऊंगा वो, लेकिन ज्यादा बड़ी हो जाएगी लेक्चर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, the constitution introduced the federal system as a basic structure of the government। सही बात है, ये बेसिक स्ट्रक्चर का मतलब ये होता है कि जब भी भारत सरकार कोई भी बदलाव करना चाहती है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर तो कर सकती है, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं बदल सकती, जो बेसिक ढांचा उसको नहीं बदल सकती, सुप्रीम कोर्ट ने बोला है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। देर इज ए स्ट्रॉन्ग एडमिक्सचर ऑफ द यूनिटरी वायस, इसका मतलब ये होता है कि लैंग्वेज किसी को समझ में आएगी किसी को नहीं। इसका मतलब ये है कि हमारे यहाँ पर जो फेडरल सिस्टम बनाया है, उस फेडरल सिस्टम के अंदर पावर डिस्ट्रीब्यूट की गई है सेंटर और स्टेट के बीच में, लेकिन ज्यादा पावर सेंटर को दी गई, यूनियन को दी गई, इसलिए बोलते हैं यूनिटरी वायस, मतलब पावर सेंटर की ओर ज्यादा झुकी हुई है। तो दूसरा स्टेटमेंट भी बिल्कुल ठीक है। बोथ द यूनियन एंड स्टेट लेजिस्लेचर आर सोवरेन, स्टेट तो सोवरेन नहीं है। यूनियन गवर्नमेंट जब चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट का वो जो सॉरी ये यूनियन गवर्नमेंट जब चाहे स्टेट गवर्नमेंट का खात्मा कर सकती है। मतलब यूपी एज अ स्टेट आज जिंदा है, हो सकता है यूपी के पार्ट बना के कुछ और बना दिया, आधा उत्तराखंड मध्य प्रदेश इधर उधर जोड़ के उसको कुछ और बना दिया है, हिंदुस्तान मिड हिंदुस्तान बना दिया जाए, ऐसा कुछ भी हो सकता है। मतलब यूपी आज जिंदा है, मतलब यूपी एज ए स्टेट आज एग्जिस्ट करता है, हो सकता है आने वाले सालों में खत्म हो जाए, समझ रहे हो? तो मतलब सॉवरन का मतलब ये होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट की नहीं चलेगी। तो यहाँ पर यूनियन तो सॉवरन है लेकिन स्टेट सॉवरन है, ये तो दूसरा स्टेटमेंट हमारे पास गलत हो गया। तो इसकी वजह से हमारा ये ऑप्शन चला जाता है, ये ऑप्शन चला जाता है, हिंदी वाले ये खत्म करेंगे। अब बचा ए और बी। तो जैसे मैंने कहा दोनों, पहला वाला स्टेटमेंट दूसरा वाला स्टेटमेंट ठीक है। तो अब देखिए, तो इसका आंसर जो है बी है, हिंदी और इंग्लिश वालों के लिए बी है। अब देखिए फोर्थ ऑप्शन जरा सुने, यहाँ पर मतलब किसी ने फोर्थ ऑप्शन भी पढ़ा है होगा, तो द लेजिस्लेटिव फाइनेंशियल जुडिशरी पावर। देखिए लेजिस्लेटिव पावर बांटी हुई है सेंटर स्टेट के बीच में, फाइनेंशियल पावर भी बांट रखी है, लेकिन जुडिशियल पावर तो जुडिशरी के पास है। तो इस वजह से ये स्टेटमेंट जो है फोर्थ स्टेटमेंट गलत हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट गेट अथॉरिटी फ्रॉम द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। साफ साफ है, भारत देखिए लोगों ने, जैसे मैंने कहा किसी देश के नागरिक, अगर देखिए अगर मान लो किसी देश के नागरिक भाई अनपढ़ गवार जाहिल हो गए, तो सिंपल सी बात है अनपढ़ गवार जाहिल का ही कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे वो, उसमें ऐसी चीजें लिखेंगे कि भैया ठीक है रेप कर दो, डकैती डाल दो, ये कर दो, उनको पता ही नहीं है, नॉलेज नहीं है। तो किसी भी सोसाइटी का पढ़ा लिखा होना जरूरी होता है, आप समझ गए? अगर सोसाइटी पढ़ी लिखी है तो वो रूल रेगुलेशन भी अच्छे बनाएगी। जब रूल रेगुलेशन अच्छे बनाएंगी तो मतलब अच्छे लॉ होंगे जिसमें ट्रांसपेरेंसी होगी, करप्शन कम होगा। तो इंडिया की सोसाइटी इतनी मतलब बहुत ज्यादा करप्शन परसेप्शन इंडेक्स रिलीज किया जाता है, पाकिस्तान के पास में लाई करता है। हम बोलते हैं पाकिस्तान में इतना वो है फलाना, भैया इंडिया कौन सा कम है, इंडिया भी उसका ही भाई है। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अभी यहाँ पर पॉलिटिशियन के पास इतने बड़े बड़े, मतलब पॉलिटिशियन के पास अगर तो इतनी जमीन है, मतलब पूरे वर्ल्ड के अंदर जो ऐसा ये 100 कि भैया सबसे अमीर ये हो गया वो हो गया, अगर सबसे ज्यादा पॉलिटिशियन अमीर है इस दुनिया में, और कोई अमीर नहीं है। ये तो बिजनेसमैन तो वो होते हैं कि जिन्होंने अपनी संपत्ति दिखा रखी है कि देखो ट्रांसपेरेंसी हमारे इसमें, लेकिन ये बिजनेस, ये जो पॉलिटिशियन होते हैं तो पावरफुल है, इनके पास सबसे ज्यादा संपत्ति होती है। एक आईएएस ऑफिसर कितनी सैलरी होती है, आईएएस ऑफिसर आईपीएस ऑफिसर की हार्डली उसकी जो 1-2 साल तक 1 लाख के और लगा लो। 1 लाख में सच बताऊं, वो अगर शहर में रहे, उसको अगर बोल दिया जाए कि 1 लाख रुपए में रेंट पे लेकर रहो, तो 60-70 हजार रुपए का तो कमरा मिलता है, और वो इंग्लिश मीडियम के बच्चों के स्कूल में बिल्कुल नहीं पढ़ा सकता है। मॉडर्न पब्लिक स्कूल दिल्ली में नहीं पढ़ा सकता है, उसकी फीस इतनी ज्यादा है। डीपीएस में नहीं पढ़ा सकता है। तो इनकी तो, लेकिन क्या करते हैं ये
दिल्ली में अगर इनको रहेंगे, लग्जरी कॉस, बॉडी गार्ड भी रहेंगे, मार्बल, इटालियन मार्बल लगा हुआ है, सब कुछ, सैलरी कितनी इतनी कहाँ से ला रहा है, सब 2 नंबर का आ रहा है, टेबल के नीचे से भी लेते हैं, ऊपर से भी लेते हैं सरकार। और यूनियन सेंटर गवर्नमेंट ने तो इनको बचा के रखा है। देखिए सेंटर पॉलिसी इंप्लीमेंट करने के लिए, और सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ कौन है, ये आईपीएस आईएएस ऑफिसर, सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ है ये। हमारे यहाँ पर पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को कमजोर करके रखा है, उनको तो कोई पावर ही नहीं दे रखी है। उनको तो वो है कि बचा कुचा खाना दे दो उनको, तो बचे बचे कुचे खाने में से वही लोग मतलब करप्शन कर डालते हैं, वो नीचे लोगों पर पहुंचते हैं, ये ग्राउंड लेवल बहुत, इसलिए सरकार को वो बैंक डायरेक्ट डीपी, वो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम लानी पड़ी, क्योंकि वो पहुंच ही नहीं पाता, पॉलिटिशियन खा जाते हैं, ब्यूरोक्रेट खा जाते हैं, कुछ अभी भी 1 लाख रुपए 20,000 शायद कुछ आते हैं इन लोगों के पास मकान बनवाने के, उसमें से 1 ही लाख मिलता है इनको, वो भी नहीं मिलता। बाकी 20,000 रुपए प्रधानमंत्री वो जो गांव का प्रधान होगा उसको देने पड़ेंगे, सेक्रेटरी आएगा उसको तुम्हारे अकाउंट में पैसे जब ही आएंगे, उनको डराएगा धमकाएगा कि भाई दावत हो गई हमारी, मतलब उसके तो 20,000 गए ना। 1 लाख भैया आज के एक मकान में, आज की डेट में एक घर का सेट गांव में 1 लाख में नहीं बनता, कम से कम सच बताऊं तो 2 लाख बैठ जाते हैं, समझ रहे हो। लेटरिन लेटरिन बनवानी है तो बाथरूम भी बनवाना है, और ये भी बनवाना है, टंकी लगवानी है घर में, तो आप समझ रहे हो 1,20,000 में कुछ नहीं होता है, रियलिटी कुछ और है, बहुत महंगा हो रहा है ये बात। तो इंडियन यहाँ पर जो अथॉरिटी है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से ली गई है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैंने ये क्वेश्चन पीछे भी कराया था, रिपब्लिक जहां भी शब्द लग जाता है उसका मतलब ये होता है कि वहां का जो हेड है, इंडिया का हेड कौन है, हेड ऑफ द स्टेट इज द प्रेसिडेंट, और प्रेसिडेंट इलेक्ट होता है, प्रेसिडेंट के डायरेक्ट इनडायरेक्ट इलेक्शन होते हैं, हर साल नहीं होता, हर 5 सालों में होते हैं। तो रिपब्लिक का मतलब ये होता है जो हेड ऑफ द स्टेट होगा वो इलेक्ट होकर आएगा, तो इसका आंसर जो है ए है, हिंदी और इंग्लिश के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, एक सेकेंड, ये लास्ट क्वेश्चन रह चुका है, हम इसको नेक्स्ट लेक्चर में इंक्लूड करेंगे, इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा और थोड़ा सा सिस्टम कुछ दिक्कत कर रहा है, तो हम अपना लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं।